हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में लूसेंट फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, हर एक टॉपिक को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाले हैं। आपको पता ही होगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए लूसेंट कितना ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि भौतिक विज्ञान आखिरकार है क्या। आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो भौतिक विज्ञान में हम लोग भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है। सबसे पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, भौतिक विज्ञान कुछ नहीं है बल्कि प्राकृतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें द्रव्य यानी कि मैटर, आपको पता होना चाहिए। द्रव्य मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? ठोस होता है, द्रव होता है, गैस होता है, प्लाज्मा होता है और बोर आइंस्टीन होता है, ठीक है। तो द्रव्य और ऊर्जा, द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो भौतिक विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद पर निर्भर करता है। यानी कि भौतिक की और भी जो शाखाएं हैं वह भौतिक विज्ञान पर ही निर्भर करती हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, मात्रक। मात्रक क्या है? मात्रक के बारे में जानते हैं, जिसे इंग्लिश में यूनिट बोल लेते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश मापन को मात्रक कहते हैं। किसी राशि के मापन के निर्देश जो होता है, जैसे लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ये सब जो निर्देश हैं जिनके द्वारा हम किसी को परिभाषित करते हैं उसी को ही मापन कह देते हैं। ओके, तो मापन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्क्रम मात्रक, फंडामेंटल यूनिट एंड डेराइव्ड यूनिट। जो डेराइव्ड यूनिट होता है वह मूल मात्रकों से ही बने होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं एसआई पद्धति क्या है। पद्धतियाँ कई प्रकार की होती हैं परंतु इसमें मुख्यतः एसआई पद्धति सभी देशों में मान्य होती है। तो यहाँ पर एसआई पद्धति की अधिक महत्व दी जाती है। तो एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या 7 है जिसे नीचे सारणी में दिया गया है। तो चलिए हम इसमें जान लेते हैं। सबसे पहले हम बता देते हैं कि एसआई पद्धति मुख्यतः है 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति और एसआई पद्धति। तो पद्धति किसी राशि को मापने के लिए मुख्य रूप से 4 पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है एमकेएस पद्धति, इसमें सिर्फ 3 मूल मात्रक होते, इसमें सिर्फ 3 मात्रक कह सकते हैं। 3 मात्रक होते हैं, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकेंड, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड। किसी भी हम वस्तु को मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में मापते थे। और इसके बाद है सीजीएस। सीजीएस में सेंटीग्राम, सेकेंड और सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मापते थे सीजीएस। इसके बाद फुट, पाउंड, सेकंड। फुट यानी कि आप लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते थे। और एसआई पद्धति तो हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें जो 7 मूल मात्रक हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पर भौतिक राशि लिखी गई है, एसआई में मूल मात्रक और संकेत। तो लंबाई एक भौतिक राशि है, एसआई भौतिक राशि है।
जिसका मूल मात्रक है मीटर, इसे स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर देते हैं। द्रव्यमान का मूल मात्रक है किलोग्राम, इसे केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। समय का SI मात्रक है सेकेंड, जिसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। ताप का SI मात्रक है केल्विन, जिसे कैपिटल K से रिप्रेजेंट करते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक है एम्पियर, जिसे कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं। और ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है कंडेला, जिसे CD से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और पदार्थ का परिमाण का मूल मात्रक है मोल, इसे MOL से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका संकेत है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर दिखे। थोड़ा और कर लेते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं हम लोग SI के संपूरक मात्रक। तो SI के संपूरक मात्रक दो ही होते हैं। पहला है समतल कोण, दूसरा है घन कोण। समतल कोण का SI मात्रक है रेडियन और घन कोण का SI मात्रक है स्टेरेडियन। इस स्टेरेडियन को इसका संकेत SR है और समतल कोण का SI संकेत RAD है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं SI के कुछ पुराने मात्रक को नए मात्रकों के रूप में रूपांतरित किया गया है, इसके बारे में। तो ताप का पुराना मात्रक था डिग्री सेंटीग्रेड, परंतु नया हो गया है डिग्री सेल्सियस। यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड को सेल्सियस में कन्वर्ट कर दिया गया है। और पहले आवृत्ति का मात्रक हुआ करता था कंपन प्रति सेकेंड, यानी कि CPS। अब जो कंपन ने कहा नया मात्रक है हर्ट हो गया है। इसी प्रकार ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक था कैंडिला, अब इसका नया मात्रक कैंडिला हो गया है। कैंडिल शक्ति था, अब यह कैंडिल हो गया है। तो चलिए जानते हैं अब समतलीय कोण हम किसे कहते हैं। किसी समतल द्वारा केंद्र पर बना कोण समतलीय कोण कहलाता है। किसी समतलीय कोण d थीटा वृत्त की चाप की लंबाई और त्रिज्या के अनुपात को हम लोग समतलीय कोण कहते हैं। चाप की लंबाई बटे त्रिज्या बराबर केंद्रीय कोण। इसी प्रकार से ठोस कोण किसे कहते हैं सॉलिड एंगल। इसी प्रकार कह सकते हैं सरफेस एरिया बटे त्रिज्या के वर्ग को अनुपात को हम घन कोण या ठोस कोण कहते हैं। ठोस कोण d ओमेगा, इसी तरह अनुसार शीर्ष O को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र dA तथा त्रिज्या r के वर्ग के अनुपात को हम लोग घन कोण कहते हैं। यानी कि आप किसी भी गोला है ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल और त्रिज्या का वर्ग से डिवाइड कर देंगे तो हमें घन कोण प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर समतलीय कोण और घन कोण आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। तो ये सभी मात्रा जो मूल मात्रों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे दूरी है, दूरी को हम लिखते हैं क्या, चाल बटे समय, और दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। ठीक है, और चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम अगर चाल का SI मात्रक लिखते हैं तो दूरी का SI मात्रक मीटर हो जाता है। मैंने ऊपर पढ़ा दूरी लंबाई है तो लंबाई का SI मात्रक मीटर हो गया, और टाइम का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पर जो हमारे पास प्राप्त हुआ, ये दूरी का मात्रक मीटर पर सेकेंड, दूरी नहीं, ये जो चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड, यह एक क्या है, यह एक व्युत्पन्न मात्रक है। क्यों? क्योंकि यह मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किया गया है। जो यहाँ पर दूरी है, लंबाई है, लंबाई का SI मात्रक मीटर हो गया और टाइम का SI मात्रक सेकेंड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया होगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद हम जानते हैं खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। ठीक है, यह बात हो रही है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल एक समान होती है, और उस तरह देखा जाए द्रव्य में, कांच में, तो इसके घनत्व पर निर्भर करता है प्रकाश की चाल को। ठीक है, तो खगोलीय दूरियों को मापने के लिए, मतलब दो पिंडों के बीच की दूरी मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं खगोलीय दूरी। ठीक है, तो दो पिंडों के बीच की दूरी को नापना खगोलीय दूरी कहलाता है। और प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो एक साल में प्रकाश द्वारा निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड है। तो इसी प्रकार से 365 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 365 दिन को सेकंड में कन्वर्ट करके 3 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष बराबर प्राप्त हो जाएगा 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, तो यहाँ पर मैंने इसके हम कॉन्सेप्ट के बारे में जाना, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। तो इसके बाद का पॉइंट हमें दिया गया है, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई फारसेक है। एक फारसेक है प्रकाश वर्ष का 3.26 प्रकाश वर्ष है। तो दोस्तों यहाँ पर कई लोग गलती करते हैं, दशमलव के बाद जितनी भी संख्याएं लिखी जाती हैं उसे 1 डिजिट पढ़ा जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर पढ़ा 3.26, बहुत लोग पढ़ देते हैं 3.26 या 26, ये गलत है। ठीक है, तो एक फारसी बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और एक प्रकाश वर्ष में जब आप यहाँ पर एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह है 3.08 × 10⁻16 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पीछे आपको बताया कि एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष में, तो वो जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके बराबर आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं बल की सीरियस पद्धति में मात्रक डाइन होता है। तो सीरियस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है एवं एसआई पद्धति में इसका मात्रक न्यूटन होता है। सीरियस में डाइन होता है और एसआई में न्यूटन होता है, और एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होता है। इससे भी याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कार्य की सीरियस पद्धति अर्ग होता है और एसआई पद्धति जूल होता है। 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग के बराबर होता है। अब जानते हैं राशियों को आपस में परिवर्तित कैसे करते हैं। तो 10 के विभिन्न घातों के रूप में प्रतीक सिंबल ऑफ वेरियस पावर ऑफ 10। भौतिकी में कुछ छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं। तो 10 की घात के मान को कुछ नाम और संकेत दिए गए हैं, जिन्हें सारणी में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर देखिए 10 की घात है, यहाँ पर प्रीफिक्स है और यहाँ पर सिंबल है। 10 की पावर 24 है, तो इसे हम लोग पूर्व प्रीफिक्स में योटा लगाते हैं और इसे y से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 10⁻21 को जेटा, 10⁻18 हेक्सा, 10⁻15 को पेटा, 10⁻12 को टेरा, 10⁻9 से गीगा, 10⁻6 से मेगा, 10⁻3 को किलो और 10⁻2 से हेक्टो, 10⁻1 से डेका और 10⁻0 को मीटर करते हैं, परंतु मीटर इसमें नहीं दिया गया है। मीटर से ही सबकी हम तुलना करते हैं। 10⁻24 को एट्टो कर देते हैं, यहाँ पर पूर्व प्रत्यय है, तो यहाँ पर इसका विपरीत आ गया। ठीक है,
10⁻21 को जेट्टो, यहाँ पर जेटा था तो यहाँ पर जेप्टो हो गया। 10⁻8 को एट, यहाँ एक्सा था तो यहाँ पर एक्टो हो गया। ऐसे स्मॉल जो भी माइनस पावर होती है उसे माइनस स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और 10 की पावर जो बड़ी है उसे कैपिटल लेटर से। ओके, इससे भी याद करने का तरीका है। 10⁻15 को फैक्टो, 10⁻12 को पी को, 10⁻9 को नैनो, 10⁻6 को नैनो, जिससे म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। 10⁻3 से मिली, 10⁻2 को सेंटी, और 10⁻1 से डेसी। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे याद रखिए। अभी आपसे कोई कहे 10 नैनोमीटर, तो यहाँ पर 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 नैनोमीटर आपको हो जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं डायमेंशन क्या होती है। बीमा, किसी भौतिक राशि की बीमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रों को पर चढ़ाना पड़ता है। दोस्तों, बीमा वे राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर चढ़ाया जाता है। जैसे यहाँ पर वेग या फिर चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और दूरी क्या है, लंबाई है, तो L/T हो जाएगा। और लंबाई को हम लोग L से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो इसका बीमा हो जाएगी L⁻⁻1। यहाँ पर यम क्या होता है, द्रव्यमान होता है, परंतु द्रव्यमान इसमें नहीं है तो यम की पावर 0 लगा देंगे। तो हम बीमीय सूत्र यम L में लेते हैं, तो यहाँ पर इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा यम की पावर 0 T⁻1 इंटू L⁻1 इंटू T⁻−1। अब जानते हैं बीमीय सूत्र, डायमेंशन, फार्मूला। तो वह व्यंजक दो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार से समाविष्ट है, उस राशि का बीमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का बीमीय सूत्र यम L⁻2 T⁻−2 है। ठीक है, तो कुछ भौतिक राशियों के हम बीमीय सूत्र देख लेते हैं। सबसे पहले तो है चालीय वेग का बीमीय सूत्र, यह है मीटर की पावर 0। यम का मतलब होता है द्रव्यमान, यल का लंबाई, टी का सेकेंड। तो यहाँ पर वेग या चाल में द्रव्यमान नहीं होता है, तो यहाँ पर वेग या चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो यहाँ द्रव्यमान का कोई रोल नहीं है, तो द्रव्यमान की पावर हम 0 कर देते हैं, यल की पावर 1 T⁻−1। इसी प्रकार त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग का मात्रा है, तो हमने देखा वेग बटे समय, तो इसी टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर -2 हो जाएगी ये समय की। इसी प्रकार से त्वरण का बीमीय सूत्र ज्ञात हो जाएगा। इसी प्रकार बल, हम जानते हैं बल F बराबर m में। न्यूटन का तीसरा नियम आपको पता ही होगा कि F बराबर m में। अब हम बल का ये सही मात्रा ज्ञात करना है, तो m क्या है, द्रव्यमान का यह सही मात्रक में संकेत को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। और त्वरण का मैंने ऊपर मात्रक ज्ञात किया, यह m की पावर 0 था तो 1 हो जाएगा, और L हो जाएगा T⁻−2 हो जाएगा। कितना आसान है, देखिए यही लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप जो है बल का मात्रक बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अगले कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आवेग क्या होता है, जब कोई बल सूक्ष्म समय अंतराल के लिए लगता है तो उसे हम लोग आवेग कह देते हैं। ठीक है, तो इसका बीमीय सूत्र क्या है, m इंटू L T⁻−1। द्रव्यमान को हम लोग वेग से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, m इंटू डेल्टा वी क्या है, सूक्ष्म वेग है। जब हम लोग इस उदाहरण के लिए, जब हम लोग गेंद को बल्ले से मारते हैं तो बल्ले पर आवेग लगता है। ठीक है, तो
इसका उदाहरण ये हो सकता है। तीसरा है इसके बाद कार्य या ऊर्जा। तो कार्य करने की दर को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। नहीं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो कार्य का मात्रक जूल होता है। और कार्य बराबर किसे कहते हैं? कार्य W बराबर F इंटू डी, बल और बल की दिशा में विस्थापन। तो यहाँ पर बल में अगर हम बल की दिशा में विस्थापन मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ पर बल का मात्रक है, L से मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि L का मात्रक मीटर है। तो यहाँ पर ऊर्जा का मात्रक फाइन हो जाएगा। इसी प्रकार से शक्ति का P बराबर W/T, संवेग द्रव्यमान के से वेग से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संवेग हो जाएगा। और दाब बल बटे क्षेत्रफल होता है। और यहाँ प्रत्यास्थता गुणांक, पृष्ठ तनाव वेग, प्रवणता श्यानता गुणांक, कोणीय वेग, जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, ऊर्जा घनत्व, पलायन वेग, स्क्वायर रूट ऑफ 2VR जो होता है पलायन वेग होता है। कोणीय संवेग, वृत्तीय नियतांक, यह जो वृत्तीय नियतांक है जो है न्यूटन का दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल से ज्ञात करते थे। यह बराबर कैपिटल G M1 M2 बटे R स्क्वायर। फलंग नियतांक प्रतिरोध V बराबर IR से ज्ञात करते थे। विद्युत क्षेत्र E बराबर है बटे Q। तो यहाँ से आप कुछ राशियों को बेमीन सूत्र आप याद कर सकते हैं। एग्जाम में सीधे सवाल पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है गति। तो गति क्या है इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं अदिश राशियाँ किसे कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे चाल क्या है? अदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि है। चाल किसी भी दिशा में हो सकती है परंतु वेग एक निश्चित दिशा में होता है। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं विस्थापन और दूरी। विस्थापन एक सदिश राशि है परंतु दूरी एक अदिश राशि है। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं दूरी और विस्थापन किसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु A है, इसे हम कम समय बताएंगे, ये दूरी B है। तो विस्थापन होता है इन दोनों बीच की सबसे न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। विस्थापन की दिशा प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की दूर होती है। इसे हम लोग वेक्टर AB से रिप्रेजेंट कर देते हैं। वेक्टर AB क्या है? एक विस्थापन है। इसी प्रकार से दूरी क्या है? दूरी कितनी भी बड़ी हो सकती है। एक मान लेते हैं कोई व्यक्ति जो है इससे किसी घूमते घूमते यहाँ पर आया, तो ये पथ की लंबाई जो है दूरी कहलाएगी, ठीक है। दूरी हमेशा ग्रेटर देन होता है विस्थापन के। तो यह दूरी या विस्थापन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। जब हम दूरी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो चाल आता है, जब विस्थापन में टाइम से डिवाइड करते हैं तो वेग आता है, ठीक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर अदिश राशि के उदाहरण है द्रव्यमान है, चाल है, आयतन है, कार्य एक अदिश राशि है, समय है, ऊर्जा है, विद्युत धारा भी अदिश राशि है क्योंकि है योगफल सदिश नियम का पालन नहीं करती है विद्युत धारा, ठीक है। तो यहाँ पर नोट में दिया गया है विद्युत धारा, ताप यानी कि टेम्परेचर, दाब यानी कि प्रेशर, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। चलिए जानते हैं अब सदिश राशि के बारे में। वैसी राशि जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। और जो वेग के नियमों के अनुसार जुड़ी होती हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर विद्युत धारा में परिणाम भी होता है, दिशा भी होती है, परंतु यह सदिश नियम का पालन नहीं करती हैं। यह योग के निश्चित नियम के अनुसार नहीं जुड़ा होता है विद्युत धारा, इसीलिए यह अदिश कैटेगरी में रखा गया, अन्यथा यह भी एक सदिश राशि होता। तो
यहाँ पर योग के निश्चित नियमों का भी पालन करना चाहिए सदस्य होने के लिए। सिर्फ परिणाम और दिशा भी होना चाहिए और योग के निश्चित नियम का भी पालन करना चाहिए कि उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, यह सभी सदिश राशियाँ हैं। अब चलिए जानते हैं दूरी और विस्थापन को। मैंने ऊपर तो बता ही दिया, आपको आ ही गया होगा, फिर भी आपको हम पढ़ के सुना देते हैं। किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई, यहाँ पर मार्ग की लंबाई मैंने ऊपर बताया, को दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, यह तो धनात्मक होती है। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट के बारे में देख लेते हैं। एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच लंबवत या फिर न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर है। ओके, इसका SI मात्रक मीटर होता है। विस्थापन जो है धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो चलिए जानते हैं स्पीड के बारे में। किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटे समय, यह एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट है ए और बी, तो इससे सवाल पूछे जाते हैं सीधे ही। इससे तो मान लेते हैं कि शायद लूसेंट में ना हो, परंतु यह है न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन में आ जाता है। तो हमें पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को v1 चाल से तथा उसके बाद की दूरी को v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में इसका औसत चाल 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2 है। तो औसत चाल क्या होती है इसके बारे में जान लेते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कोई बिंदु है, मान लेते हैं दो बिंदु है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं और उनके दूरी जितनी बड़ी दूरी है और जाने में समय से डिवाइड कर देंगे तो औसत हमें फाइंड हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम देख लेते हैं जब वस्तु अपनी यात्रा के आधी दूरी में v1 चाल से और शेष दूरी v2 चाल से तय करती है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत चाल v1 प्लस v2 बाई 2 हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं वेलोसिटी किसे कहते हैं। वेग, किसी वस्तु के विस्थापन की दर को वेलोसिटी यानी कि वेग कहते हैं, या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई वेग को दूरी को वेग कहते हैं। यह एक सदिश राशि, इसका मात्रक SI मीटर प्रति सेकंड होता है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन, इस बात को ध्यान रखना है, वेग में परिवर्तन होना चाहिए, कि दर को त्वरण कहते हैं। यह एक सदिश राशि है, इसका SI मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होगा, जिसे मंदन कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं प्रक्षेप गति के बारे में। प्रक्षेप पथ हमेशा परवलयाकार होता है, जिसे प्रोजेक्शन मोशन बोलते हैं। जब कोई वस्तु पिंड के नियत त्वरण के अंतर्गत गति करती है, जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, तो पिंड के वेग का परिणामी एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। उसका परिणामी भी और उसका दिशा भी दोनों एक साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड के एक समतल वक्र पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं और वक्रपथ को प्रक्षेप वक्रपथ कहते हैं। यह पथ सदैव परवलयाकार होता है। धनुष से टूटा हुआ बाण, हवाई जहाज से गिरता हुआ बम, तोप से छूटा हुआ गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है। ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। दोस्तों, जब कोई हवाई जहाज ऊपर उड़ रही है और वहाँ से कोई गोला या बारूद या फिर कोई सामान गिराता है, तो वह एक परवलयाकार का पथ होता है। एग्जाम में पूछा गया है, इसे याद रखिए। अब जानते हैं
प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में गति होती है। ठीक है, ये कक्षा 11 में था प्रक्षेप गति। प्रक्षेप को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए 36 से 45 डिग्री के कोण पर 45 के कोण पर ऊपर की ओर प्रक्षेपित करना चाहिए। अगर अधिकतम दूरी चाहिए तो आपको 45 डिग्री पर फेंकना होगा। प्रक्षेपण कोण थीटा और 360 दोनों के लिए परास समान होता है। यदि परास समान चाहिए तो थीटा पर फेंकिए या फिर 90 माइनस थीटा पर फेंकिए, दोनों का परास समान होगा। उदाहरण के लिए यदि कोई वस्तु को 10 कोण के एंगल पर फेंकिए या फिर 80 कोण के एंगल पर फेंकिए, दोनों का परास हमेशा समान होगा। प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। ठीक, अब जानते हैं सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहते हैं। यह एक समान चाल से गति करती है तो इसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। यानी कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। अगर यही वस्तु एक समान चाल से गति करे तो उसे हम लोग एक समान वृत्तीय गति कह देते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। वृत्तीय गति एक त्वरित गति होती है। यानी कि त्वरित गति यानी कि त्वरण किसे कहते हैं, मतलब ये हमेशा परिवर्तित होती रहती है क्योंकि वेग की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है। त्वरण की दिशा वेग की दिशा के लंबवत होती है। जो इसका त्वरण की दिशा होता है वेग की दिशा के लंबवत होता है। डोरी से बंधे हुए एक पत्थर से तेजी से घुमाया जाता है और घूमने के समय डोरी टूट जाने से पत्थर अस्पष्टतया रैखिक उड़ जाता है, यानी कि सीधा जाता है। एंगुलर वेलोसिटी, तो दोस्तों हम यहाँ से एंगुलर वेलोसिटी को अगले कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं, अगले पर्टिकुलर वीडियो में समझते हैं। आज के लिए इतना ही। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर इसका PDF भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे आने वाले वीडियो में हम इन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। न्यूटन के नियम क्या हैं, न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, संवेग, बल, आघूर्ण, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। ओके, फिर इसके बाद हम लिफ्ट पर भार, केपलर का नियम काफ़ी पूछा जाता है। प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, केपलर के 3 ही नियम है। इन्होंने ही बताया था कि हमारी पृथ्वी है सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार पथ पर गति करती है जिसमें सूर्य एक दीर्घवृत्त के अक्ष पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग द्रवों के नियम, पास्कल के नियम पर आ गए। तो यहाँ पर हम जो है 5 या 6 लेक्चर लगेगा, पूरा लूसेंट का फिजिक्स यानी कि फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।